हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को पेपर फर्स्ट बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में जो आपका अभी 9 मई 2022 को पेपर हुआ था उसे मैं सॉल्व करा रही थी। उसमें से मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्नों और अति लघुत्तरी प्रश्नों को करा दिया है। आज मैं आपको उसी प्रश्न पत्र के लघुत्तरी प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगी। तो आज मैं आपको लघुत्तरी प्रश्नों को सॉल्व कराने जा रही हूँ और इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये आपकी पहली वीडियो है जिसमें मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्नों और अति लघुत्तरी प्रश्नों को कराया। आज मैं आपको लघुत्तरी प्रश्नों को करा रही हूँ। अब आपको ये इसके साथ साथ ये पेपर सॉल्व होने के साथ साथ आपको ये भी जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस तरीके से उत्तर को देना है। प्रश्न को सही से पढ़िए, प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको सही से पढ़िए और सही पढ़ने के बाद उसका उत्तर कितने लाइन में या कितने पेज में देना है इसको भी आप देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लघुत्तरी प्रश्न पहला है आपका, अधिगम की विशेषताएं लिखी। मैंने आपको कल भी बताया था अधिगम क्या होती है, सीखना। अधिगम मतलब होता है सीखना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। अधिगम क्या होता है, सीखना। सीखने की एक प्रक्रिया होती है। अधिगम एक लगातार या सतत प्रक्रिया होती है सीखने की, जिसे हम जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते, जो भी नया कुछ जो भी सीखते रहते हैं, मतलब अपने पूरे दिन में हम जो भी हर दिन जो भी नया सीखते हैं वही हमारा क्या है, अधिगम है। तो अधिगम की विशेषताएं क्या हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अधिगम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे जैसे देखिए मैंने उत्तर दिया है, जितनी लाइन में दिया है बस आपको उतना ही लिखना है, क्योंकि ये आपका जो प्रश्न पत्र है इसके जो ये आपके जो लघुत्तरी प्रश्न है ये 2 नंबर के आते हैं। ठीक है, प्रत्येक लघुत्तरी प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है और इस 2 नंबर में देखिए कितना लिखा है। अधिगम की विशेषताओं में मैंने इतना बताया है, इतना आपका इनफ है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलिए अधिगम की विशेषताएं लिखते हैं। और ये मैंने यहाँ पर ब्लैक पेन यूज़ किया है, आपको ब्लू पेन यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको अति लघुत्तरी प्रश्न में बताया था किस तरीके से आपको यहाँ पर साइड में आपको लाइन खींचकर बताया था, किस तरीके से यहाँ पर साइड में लाइन खींच लेनी है कॉपी के साइड में। और जब भी आपका क्वेश्चन का एंड हो तब वहाँ पर आप नीचे क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे और आगे से दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अधिगम की विशेषताएं। व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। ठीक है, हमारे जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सीखना या अधिगम कहते हैं। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि अधिगम यानी सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम हर चीज़ हर अपनी जीवन में जो भी कुछ सीखते हैं वो सभी क्या है, अधिगम है। अधिगम क्या है, एक सार्वभौमिक है। ठीक है, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। जब भी हम कुछ सीखते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सीखना जीवन प्रयत्न चलता रहता है, यानी जब भी आप जब से जन्म से लेकर मृत्यु तक आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो। बच्चे होते हो तो आप क्या करते हो, पढ़ना लिखना सीखते हो। ठीक है, बड़े होते हो, जॉब करते हो। ठीक है, नए नए सीखते हो। शादी होती है तो फिर कुछ नया सीखते हो, है ना। तो अधिगम जो है, सीखना जो है, ये जीवन प्रयत्न चलता रहता है। आप अपनी लाइफ में हर रोज जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, यानी कि ये कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट है अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है, यानी अधिगम एक एडजस्टमेंट की प्रोसेस है। ठीक है, हम जो भी इस अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों का एडजस्टमेंट करते हैं तभी क्या है, अधिगम है। ठीक है, अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। जब भी हम कुछ सीखते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई उद्देश्य से सीखते हैं। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ, जैसे आप डीएलएड में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, क्योंकि आपको जॉब करनी है ना, आपको सरकारी नौकरी चाहिए, इसलिए आप क्या करना, इसलिए क्या कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं। तो अधिगम जो होता है उद्देश्य पूर्ण होता है, कुछ ना कुछ हमें उससे मिलता है। नवीन ज्ञान की खोज सीखना है, यानी नया नया जो आपका ज्ञान होता है उसकी खोज करना जो होता है वो सीखना होता है। अधिगम वातावरण की उपज होती है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। ठीक है, तो ये है आपका अधिगम की विशेषताएं। अब उत्तर नंबर 32 है आपका, यानी आपका जो प्रश्न नंबर 32 है वो क्या है, चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 में कह रहा है सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अब सिर्फ इसमें इतना ही कहा गया है कि सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं। अब आप उसको डिटेल में लिखना मत शुरू करिएगा कि हेडिंग डाल दिया और शुरू कर दिया लिखना, नहीं। सिर्फ ये कहा गया है कि सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं, या फिर ये कहा जाता है कि सीखने की प्रभावशाली विधियों का वर्णन कीजिए, तब आप उस हर एक विधि को एक्सप्लेन करके लिखते। लेकिन यहाँ पे कहा गया है सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं। तो चलिए देखते हैं सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं।
तो सीखना या अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, पहला है करके सीखना, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को खुद करके सीखते हो, उसका एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे आप घर में क्या होता है, आप घर में जैसे कि आप खाना बना रहे हो, ठीक है, खाना बना रहे हो तो आप खुद जब खाना बनाते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आता है कि हाँ मैंने ये बनाया वो बनाया, इसमें ये सामग्रियाँ पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब आप करके सीखना सबसे बेस्ट है, यानी आप खुद करके जब किसी चीज़ को सीखते हो तो वो आपके दिमाग में रहती है। अनुकरण द्वारा सीखना या अनुकरण विधि, ठीक है। अनुकरण आप क्या होते हैं, आप छोटे होते हो तो अपने पेरेंट्स की नकल कर करके सीखते हो, जैसे वो पेरेंट्स करते हैं आपके वैसे वैसे आप उसको दोहराते हो, ठीक है। यानी किसी को देखकर उसकी क्रिया को दोहराना, ठीक है। जैसे आप किसी बच्चे को कविता सुनाते हो, कविता पढ़ाते हो तो क्या कहते हो, जैसे जैसे मैं कह रही हूँ, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप पीछे से बोलते जाओगे, ठीक है। तो अनुकरण द्वारा सीखना यानी नकल करके सीखना। निरीक्षण विधि द्वारा सीखना, परीक्षण विधि द्वारा सीखना, सामूहिक विधि यानी समूह में रह के सीखना, सम्मेलन व विचार संगोष्ठी विधि, ये सभी क्या हैं, अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं, ठीक है। इतना ही आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2 नंबर में, इतना इनफ है, बहुत ज़्यादा कॉपी आपको नहीं भरनी है, जो भी आंसर देना है उसको सॉलिड देना, ये एकदम रट लीजिए, एकदम आप वहाँ पर जाइए और एकदम उतार दीजिए, ठीक है, इस तरीके से, तभी आपके 90+ मार्क्स आएंगे, कहानी लिखने से नहीं आएंगे। नेक्स्ट है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, इस कथन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चंस को जरूर पढ़िए, देखिए यहाँ पे कहा गया है, इसको आपको पता है जो किशोरावस्था है बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है, ये हमारे स्टेनले हॉल ने बताया। किसने बताया, हमारे मनोवैज्ञानिक थे स्टेनले हॉल, उन्होंने बताया। यहाँ पर ये नहीं पूछा कि किसने बताया, उन्होंने कहा कि इन्होंने जो ये स्टेटमेंट जो दिया है इसका मतलब क्या है, क्यों उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ठीक है, ये इन्होंने पूछा है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो किशोरावस्था संघर्ष, तूफान, तनाव की अवस्था है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी परिभाषा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, और आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें इसका पूछ भी लिया जाता है कि ये जो परिभाषा है ये किसने दी है। तो याद रखिएगा स्टेनले हॉल जी ने दी है, इस परिभाषा को किसने दिया है, स्टेनले हॉल ने कहा है, ठीक है। स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था जो है ये संघर्ष, तूफान, तूफान और तनाव की अवस्था है, यानी इन्होंने इसको SSS के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको किसके नाम से जाना जाता है, SSS के नाम से, यानी 3SS के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो किशोरावस्था संघर्ष, तूफान, तनाव की अवस्था क्यों है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। किशोरावस्था को तनाव तथा तूफान की अवस्था कहा गया है, इस अवस्था को जीवन की सबसे कठिन अवस्था कहा गया है। क्यों कहा गया है, चलिए बताती हूँ। देखिए इस उम्र में क्या होता है, जब बच्चा 12 से 18 वर्ष की उम्र में आ जाता है तो उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, शारीरिक चेंजेस भी होते हैं, यानी कि उसकी शारीरिक अवस्था भी बदलती है, और उसकी मानसिक विकास भी होता है, उसका सामाजिक विकास भी होता है, ठीक है, उसका बौद्धिक विकास, उसका मानसिक विकास सभी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर सभी उसके विकास जो होते हैं उनमें परिवर्तन होता है। तो शारीरिक विकास में जैसे कि उसकी पहले उसकी आवाज़ कैसी थी, मैंने आपको कल भी बताया था, उसकी आवाज़ में परिवर्तन, पहले उसकी आवाज़ पतली होती है, लड़के और लड़कियों दोनों की आवाज़ सेम होती है। जैसे ही वो किशोरावस्था में आते हैं, यानी 12 से 18 वर्ष की उम्र में आते हैं, उनकी आवाज़ में क्या होता है, लड़कों की आवाज़ में भारीपन आ जाता है और लड़कियों की आवाज़ सुरीली हो जाती है, ठीक है। फिर क्या है, बहुत सी उनके अब उनको अपने अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। जैसे अब आप लोग हैं या हम लोग हैं, हमें क्या है, हम लोगों के अंदर क्या है कि हमें अब अपना करियर बनाना है, हमें सरकारी जॉब चाहिए, ठीक है, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, तो हम काफ़ी टेंशन में रहते हैं। जैसे कि आपकी जैसे कि वैकेंसीज वगैरह नहीं आती हैं तो हम बहुत टेंशन में हो जाते हैं कि हमें जॉब भी नहीं मिली, हमें अभी बहुत कुछ करना है, काफ़ी ऐसी टेंशन सबके मन में रहती हैं, हमें ये करना है वो करना है ना, इसीलिए इसे संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है। इसमें बच्चा जो होता है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा जो है कुछ बच्चे चोरी करना सीख जाते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े जो है चोर बन जाते हैं, कुछ भी इस तरीके से गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं, ठीक है, कुछ अच्छे रास्ते पर। यहाँ पर रास्ते चुनना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, यहाँ पर गलत रास्ते और सही रास्ते में रास्ते को तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो जो किशोरावस्था जो है, यहाँ पर क्या होता है, आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन आप अपने मम्मी पापा के दबाव में बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाते हो, है ना, आपको जो करना होता है आप बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाते हो। तो चलिए देखते हैं
जब किशोर ना तो बालक रहता है एवं ना पूर्ण बन पाता है, यानी कि ना तो किशोर बच्चा ही रह जाता है और ना ही वो पूरी तरीके से विकसित हो पाता है। अभी उसमें इतनी भी समझ नहीं होती है कि वो हर चीज़ को हैंडल कर ले, ठीक है। इसे परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है, यानी इस अवस्था को बदलाव की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में परिवर्तनों का अंबार लग जाता है, यानी हर चीज़ में परिवर्तन हो जाता है, उसके मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में, सामाजिक विकास में, हर चीज़ में उसका परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। किशोर बालक बालिकाओं में अनेक शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होते हैं। बहुत सारे ऐसे शारीरिक परिवर्तन लड़कियों में भी होते हैं, लड़कों में भी होते हैं, मानसिक परिवर्तन भी हो जाते हैं। उनके संवेगात्मक, सामाजिक तथा नैतिक जीवन का स्वरूप बदल जाता है, ठीक है। बाल्यावस्था की विशेषताओं का लोप होने लगता है, यानी जब आप बाल्यावस्था में थे, यानी आप जब क्या थे 6 से 12 वर्ष की उम्र में थे, तब वो जीवन आपका बदलने लगता है, यानी आपके शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं, मानसिक परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। एवं नए नए लक्षण जन्म लेने लगते हैं। यही वह अवस्था है जिसमें उनमें अदम्य उत्साह तथा अपूर्व शक्ति होती है, जिसमें वे अपना अधिकतम विकास भी कर सकते हैं एवं अपना सर्व स्वयं गवाम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी किशोरावस्था की संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था क्यों कहा गया है, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट यही है कि इसको स्टेल नहीं होने का, इसलिए ये कहा कि उस वक्त बालक जो होता है ना तो वो बालक रह जाता है, ना वो पूरी तरीके से प्रौढ़ होता है, ठीक है। उसको सोचने समझने के लिए बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके बहुत टेंशन होती है। इसमें बच्चों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास बाल्यावस्था से एकदम बदल जाता है ना, इसीलिए इसको संघर्ष, तूफान, तनाव की अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट आपका है प्रश्न नंबर 34, बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी बाल विकास हमारे लिए क्यों जरूरी है और उसका क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डालिए। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो बाल विकास की अवस्था, देखिए किशोरावस्था में एक पॉइंट मैंने और भी दिया है, उसको भी पढ़ लीजिए। इस अवस्था में किशोर का शारीरिक विकास इतनी तेजी से गति करता है कि उसमें क्रोध भी बढ़ जाता है, घृणा भी बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, उदासीनता और दुर्गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस अवस्था में किशोर का पारिवारिक जीवन कष्टमय होता है, क्योंकि स्वतंत्रता का इच्छुक होने पर भी उसे स्वतंत्रता नहीं मिलती है। वो फ्रीडम, एकदम फ्री रहना चाहता है, लेकिन वो फ्री नहीं रह पाता है, ठीक है। और उसे बड़ों का आज्ञा मानने की आशा की जाती है। इस टाइम बच्चे सोचते हैं कि मैं बाहर घूमने जाऊं, यहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं, ये मस्ती करूं, वो मस्ती करूं, जो उसे करने को नहीं मिलता है। इस टाइम क्या होता है, बच्चे अपने करियर पे फोकस करना, यहाँ पर पेरेंट्स कहते हैं कि आप पढ़ो, करियर पे अपने फोकस करो ताकि आप अच्छे कुछ बन सको, तो वो खुशी उनको नहीं मिल पाती जो बाल्यावस्था में खेलते थे, कूदते थे, सारे खेल खेलते थे, ठीक है। वो सभी चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती हैं, बंद हो जाती हैं, सिर्फ उन्हें अपने करियर पर फोकस करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं और वो स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, बाल्यावस्था की आवश्यकता एवं महत्व, तो इसकी क्यों ज़रूरत है और क्यों महत्व है, बाल विकास हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसके लिए क्या महत्व है, यानी कि एक बालक का विकास हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो बालकों के वंशानुक्रम एवं वातावरण के अध्ययन के लिए हम अगर बाल विकास की हमारी आवश्यकता इसलिए होती है कि हम बालकों के जो वंशानुक्रम है और उसके वातावरण का अध्ययन कर सकें, बालकों के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन कर सके, यानी वो किस अवस्था में है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसका अध्ययन कर सके। बालक की विशिष्ट योग्यताओं का अध्ययन करने के लिए, इसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए, यानी कि आपको पता है दुनिया में हर एक बालक एक जैसा नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होती हैं। हमारे फ्रांसिस गाल्टन जी जो हमारे हैं, ये हमारे व्यक्तित्व विभिन्नता के जनक भी हैं। इन्होंने कहा है कि दुनिया का कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं होता, भले चाहे वो जुड़वा क्यों ना हो, यानी कि दुनिया का एक जुड़वा बच्चा भी एक समान नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ, या फिर उसका मानसिक विकास तेज होगा, वो पढ़ने में तेज होगा, या फिर उसमें कोई ना कोई, या फिर किसी की नाक मोटी होगी, कोई लंबा होगा तो कोई मोटा होगा, ठीक है। इस तरीके से यानी कि दुनिया का हर एक बच्चा मानसिक विकास, शारीरिक विकास से किसी ना किसी तरीके से वो क्या है, डिफरेंट होता है हर एक व्यक्ति से। आप में एक जुड़वा जो बच्चे होते हैं देखने में एक समान होते हैं, हाइट एक समान होती है, ठीक है, सब कुछ समान होने के बाद भी हो सकता है कि उनके अंदर जो बौद्धिक क्षमता है, यानी कि हो सकता है एक बच्चा पढ़ने में तेज हो, एक बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो इसकी व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन करने के लिए हमें बाल विकास की आवश्यकता और महत्व जरूरी है।
रुचियों, प्रेरणाओं और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए ये बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, क्या उसे मोटिवेट कैसे किया जाए और उसकी मूल प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे गुस्सा ज़्यादा करते हैं, ठीक है, बहुत से बच्चे हंसते ज़्यादा हैं, इस तरीके से। ठीक है, विशिष्ट बालकों का अध्ययन, यानी कि आपकी क्लास में जितने भी बालक हैं सभी अलग अलग बालकों का किस तरीके से अध्ययन किया जाए, ये हमारे लिए बाल विकास हमारे लिए इसीलिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बस आपको इतना आंसर देना है, आवश्यकता कहो या महत्व बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपका 35वां क्वेश्चन है, किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। देखिए, जो किशोरावस्था जो बड़े संघर्ष और तनाव तूफान की अवस्था, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये बात वही पूछी गई है, सिर्फ थोड़ा सा इसको घुमा कर पूछ दिया गया। क्वेश्चन वही है, इसका आंसर्स वही है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है। ये कहा गया कि किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यानी जब किशोर जो हो जाते हैं, जब एक बालक किशोरावस्था में आ जाता है, यानी 12 से 18 वर्ष की उम्र में आ जाता है, तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होते हैं, ये पूछा है। और जो हमारी जो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव, विरोध की अवस्था है, आपको पता है ये भी, यानी कि उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो किस तरीके से आता है। दोनों प्रश्न दिए अलग अलग हैं, लेकिन इनके उत्तर सेम हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। किशोरावस्था की व्यवहार संबंधी समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो किशोरावस्था को समस्याओं की आयु अथवा समस्याओं की अवस्था भी कहा गया है। इसमें बच्चों की समस्या की आयु और समस्या की अवस्था भी कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में जहां स्वयं किशोर बालक बालिकाएं अपने परिवार, विद्यालय, स्वास्थ्य, मनोरंजन, भविष्य, यौन आदि से संबंधित समस्याओं से जूझते हैं, वहीं उनके माता पिता, संरक्षक, अध्यापक और समाज के राष्ट्र के लिए वे भी एक समस्या होते हैं। ठीक है, इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसमें किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है। स्वतंत्रता की समस्या। अब आप बड़े हो जाते हो तो आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है, आप अपनी जिम्मेदारियों से जकड़ जाते हो। ठीक है, सेकेंड है स्थिरता एवं सामंजस्य की समस्या। अब आप किसी एक चीज़ को लेकर नहीं बैठते हो, आपको कई सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विरोध मनोभाव की समस्या, विरोधी मनोभाव की समस्या, प्रबल जिज्ञासा की समस्या, आत्मगौरव की समस्या और आत्मनिर्भरता की समस्या। ये सभी किशोर के व्यवहार से संबंधित समस्याएं हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर आपका है 36। प्रश्न नंबर 36 क्या कहा गया है, चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है। यानी चिंतन हमारी शिक्षा के लिए क्या महत्व है, चिंतन जो हम करते हैं तो उससे हमारी शिक्षा में क्या महत्व है उसका, इसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में चिंतन की क्या आवश्यकता है, उसका क्या महत्व है। अगर ये भी कहा जाए कि उसकी क्या आवश्यकता है तो भी उत्तर वही होगा, महत्व पूछा जाए तो भी उत्तर वही होगा, यानी महत्व मतलब उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में चिंतन शब्द का उपयोग काफ़ी प्रचलित है। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, आपको पता है मानसिक विकास से होता है चिंतन, जो सभी प्राणियों में होती है। दुनिया के हर एक व्यक्ति में चिंतन यानी टेंशन हर एक व्यक्ति में होती है। इसे वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ या फिर किसी समस्या व समाधान के बीच मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। जब तक आप टेंशन नहीं लेते हो, आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं करते हो, जैसे कि डीएलएड एग्ज़ाम, जब तक आप डीएलएड एग्ज़ाम के टेंशन नहीं लोगे, आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे डीएलएड एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स लाने हैं, आप उसके लिए थोड़ा नहीं सोचोगे, तब तक आप उसके लिए मोटिवेट नहीं होगे। ठीक है, उसमें आप रुचि नहीं लोगे। तो इसीलिए कहा गया कि किसी भी समस्या व उसको समाधान के बीच, यानी जो भी समस्या है और उस समस्या को समाधान करने के लिए हमें जो बीच में क्या होता है, चिंतन आता है। ठीक है, आपके सामने कोई भी समस्या आई तो फिर आपने उसको टेंशन ले लिया कि ये चीज़ हमें सॉल्व करनी है, इसको हमें किसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, इस समस्या को, इसका समाधान करना है। तो उसके बीच जो समस्या और समाधान के बीच की ये मध्यस्थ प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो सही अनुक्रिया का चुनाव करने में मदद करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों के नाम लिखिए, तो सिर्फ आपको नाम लिखने हैं, ना कि उसके बारे में वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं मानसिक विकास के पक्षों के नाम कौन कौन से हैं। मानसिक विकास के पक्ष,
नंबर 1 है मानसिक विकास के पक्ष इस प्रकार हैं: संवेदना, निरीक्षण, स्मरण और कल्पना। ये सभी क्या हैं? आपके मानसिक विकास के पक्ष हैं। ठीक है। चिंतन है, निर्णय है, बुद्धि है, रुचि एवं अभिरुचि है, प्रत्यक्षीकरण है, ध्यान, तर्क, सीखना और भाषा, ये सभी क्या है? मानसिक विकास के पक्ष हैं। अब उत्तर नंबर आपका 38 यानी प्रश्न नंबर 38 को पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उसको उत्तर सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है: बुद्धि से आप क्या समझते हैं? इसका मापन किस प्रकार किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। और देखिएगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी जितने भी हैं प्रीवियस 2017, 16, 18 के, बुद्धि से बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हैं। चिंतन है, बुद्धि है, ठीक है, ये सभी आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। व्यक्तित्व एक आपका जो चैप्टर है, व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व मापन, ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण, ये सभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धि से आप क्या समझते हैं? इसका मापन किस प्रकार किया जाता है? एक क्वेश्चन इसमें से आपका कंपलसरी है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आप कवर करिएगा। बुद्धि क्या होता है? बुद्धि समायोजन की क्षमता है, यानी किसी भी चीज को एडजस्टमेंट करने की एक क्या है? क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। ठीक है। बुद्धि बहुआयामी है, इस यानी कि बुद्धि जो होती है बहुआयामी इसलिए कहा गया है कि हमारे जो लाइफ में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कंट्रोल करती है हमारी क्या करती है? बुद्धि। तो बुद्धि बहुआयामी है, इसके कई चेहरे हैं और जिसमें कई क्षमताओं को शामिल किया जाता है। बुद्धि क्या है? समस्या समाधान की क्षमता है। मैंने इस जो बुद्धि क्या है इसके बारे में मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखाया, ताकि आपको देखिए चीज़ें जब पॉइंट टू पॉइंट आप याद करते हैं तो आपको जल्दी याद होती है। मैं इसे एक लाइन में भी कवर करा सकती थी, लेकिन मैंने इसको पॉइंट वाइज इसलिए लिखाया कि आप ऐसे पढ़ोगे, बुद्धि बहुआयामी है, बुद्धि समायोजन की क्षमता है, बुद्धि समस्या समाधान की क्षमता, तो ऐसे आपको चीज़ें अच्छे से याद होंगी। ठीक है। अब आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि बुद्धि का पहला अध्ययन किसने किया था? गॉल्टन ने किया था। अब बुद्धि का मापन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे इससे आपके सवाल भी पूछे जाते हैं, जो मैंने आपके आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया की एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस कराए हैं, जो राजन सीरीज और पवन सीरीज के कराए हैं, उसमें मैंने इसको सॉल्व करना भी सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिएगा। राजन सीरीज और पवन सीरीज को मैंने जो पेपर को जो सॉल्व कराया है, उस पेपर में मैंने आपको इसके जो क्वेश्चन आते हैं, इसके जो सवाल आते हैं करने के लिए, वो आपको कराया है बहुत आसान से। ठीक है। तो देखिए, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि को मापने के लिए सन 1911 में बिने तथा साइमन ने मिलकर एक परीक्षण पत्रक तैयार किया। सन 1915 से 16 में क्रमशः बर्ट और टर्मन ने भी बिने प्रश्नावली में संशोधन किया तथा टर्मन ने बुद्धि लब्धि का मान निकाला। बुद्धि लब्धि को निकालने के लिए इन्होंने एक सूत्र निकाला था। ठीक है। बुद्धि लब्धि बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का मापन है। टर्मन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि खोजी और निम्नलिखित सूत्र निकाला। बुद्धि लब्धि निकालने के लिए मानसिक आयु और वास्तविक आयु से भाग किया जाता है। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है ये बहुत पूछा जाता है, ये आपके बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है, कभी कभी अति लघु उत्तरी में भी पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं जितना कहूँ उतना कम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर होगा, या फिर ये आपके जो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है इससे रिलेटेड एक सवाल दे दिया जाएगा और आपको वो सॉल्व करना होगा। बहुत आसान है सवाल को सॉल्व करना। ठीक है। तो बुद्धि लब्धि यानी IQ जिसे हम कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी MA/CA × 100। ठीक है। तो कैसे हम इसको निकालते हैं? देखिए, यहाँ पर कहा गया है यदि कि बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है, यानी वास्तविक आयु मतलब बालक की जो उम्र है, ठीक है, यानी बालक कितने साल का है? 8 साल का है। ठीक है। बालक की जो उम्र है वो क्या है? 8 साल। वह 10 वर्ष के सामान्य बालकों का कार्य पूर्ण कर लेता है। कुछ बालक इतने तेज होते हैं कि जो 10 साल का बच्चा है, वो बालक तो 8 साल का है, उसकी जो वास्तविक आयु वो 8 साल की है, उसकी उम्र जो है 8 साल की, लेकिन वो काम जो करता है वो 10 साल के बच्चों तक का कर लेता है। ठीक है। वो इतना तेज है, यहाँ पे ये कहा गया है। तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष होगी। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया कि बालक तो 8 वर्ष का है, यानी वास्तविक आयु उसकी 8 वर्ष है। ठीक है। लेकिन वो काम कितने साल के बच्चों का कर लेता है? 10 वर्ष के बच्चों का तक के काम कर लेता है।
तो उसकी मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष। अगर ये कहा जाए कि वो इतने साल के बच्चों का काम, यानी कि यहाँ पर अगर कह दिया जाए काम वो 12 साल के बच्चों तक का कर लेता है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 12। 14 कह दे तो मानसिक आयु कितनी होगी? 12। लेकिन अगर कहा जाए कि बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है, यानी कि बालक, या ये कह दिया जाए कि बालक की आयु 8 वर्ष है, तो आयु 8 वर्ष कह दी जाए, उसकी उम्र 8 वर्ष कह दी जाए, यानी कि उसकी वास्तविक आयु बता रहा है। अगर वो काम करने की क्षमता को कह रहा है तो यानी कि उसकी मानसिक आयु बता रहा है। समझ में आ गया? इस तरीके से दोनों को लिखकर आप जब भी प्रश्न पूछा जाए तो इस तरीके से सॉल्व करिएगा। जैसे यहाँ पर कहा गया कि बालक की जो वास्तविक आयु है 8 वर्ष है, यानी कि उसकी जो वास्तविक आयु है वो 8 वर्ष है, उसकी मानसिक आयु जो है वो 10 वर्ष है। तो उस बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो आपको पता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 लिखना है। इसको लिखने के बाद आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आप इसको पहले कट करेंगे। तो क्या होता है? 4 दूनी 8, ठीक है, कट गया। तो 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, ठीक है। अभी 2 बचा है, यहाँ पर 2 से 10 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। तो कितना बचा हमारे पास? हमारे पास बचा, एक सेकेंड, तो हमारे पास बचा, इसको उतार लीजिए ताकि आप समझ जाए। हमारे पास बचा 5 और क्या बचा हमारे पास? 25, यानी हमारे पास बचा 5 गुणे 25, ठीक है। तो इसकी आईक्यू कितनी होगी? 25 पंचे कितना होता है? 100, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से निकालते हैं। तो ये है सूत्र, दशमलव को पूर्ण बनाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये है आपका मानसिक आयु निकालने का सूत्र। यानी अगर पूछा जाए बुद्धि का मापन किस तरीके से करते हैं, तो सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हैं कि बुद्धि लब्धि का मापन हम मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग दिया जाता है और उसे 100 से गुणा किया जाता है, ठीक है। और ये सूत्र आप लिख सकते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। यानी व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां हैं, उस विधि में से किसी एक विधि का आपको वर्णन करना है। ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है व्यक्तित्व मापन का भी। चलिए देखते हैं व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां हैं। देखिए व्यक्तित्व मापन की विधियां, तो व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां, व्यक्तित्व मापन की 2 विधियां होती हैं। एक होता है प्रक्षेपी विधि, जिसे हम प्रक्षेपण विधि भी कहते हैं, और ये अचेतन मन का अध्ययन करती है। अचेतन मन का मतलब ये होता है ऐसा मन जिसमें आपके अंदर मार काट, ठीक है, काम वासना जैसी आपके अंदर इच्छाएं भरी हो, ठीक है, यानी जो आपके गलत इच्छाएं भरी होती, गंदी इच्छाएं जो भरी होती, उन्हें अचेतन मन कहते हैं। और चेतन मन किसे कहते हैं? जिसमें आपकी, जैसे आप किसी से प्रेम करते हो, आप बड़ों की कहना मानते हो, उसका आदर करते हो, उनका सम्मान करते हो, ठीक है, तो ये सब चेतन मन होता है। समझ में आ गया? अचेतन मतलब जैसे जो चोरी करने वाला है, जिसके अंदर चोरी करने की इच्छा भरी होती, वो अचेतन मन हो गया। और एक होता है अच्छे, यानी अच्छे कर्म करने वाला, वो चेतन मन होता है। समझ में आ गया अचेतन और चेतन में क्या डिफरेंस है? ठीक है। तो प्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपण विधि, या जिसे अचेतन मन का अध्ययन कहते हैं, और इस अचेतन मन का अध्ययन किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था। किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था, ठीक है। दूसरी है अप्रक्षेपी या निरप्रक्षेपी विधि, इसको हम कहते हैं चेतन मन का अध्ययन, ठीक है। तो ये 2 विधियां हैं आपकी, जिसमें से एक आपको बताना है, एक विधि के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए हम पहली ही विधि को एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपण विधि या अचेतन मन का अध्ययन क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। तो व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधियां कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो प्रक्षेपण का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। अपनी बातों, विचारों, भावनाओं, अनुभव आदि को स्वयं न बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना। यानी अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने अनुभव को, और अपनी जो भावनाएं होती हैं और अपनी जो अंदर की जो इच्छाएं होती हैं, खुद न प्रकट करके किसी न किसी तरीके से प्रकट करना, क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है, ठीक है। जैसे टैट, टैट का मतलब होता है टी फॉर थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, ठीक है, यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण। इस परीक्षण को मार्गन व मुरे, यहाँ पे मुरे नहीं होगा, मार्गन या मरे ने दिया था, ठीक है, इन्होंने दिया था, ठीक है। टैट परीक्षण को मार्गन या मरे ने दिया था। कब दिया था? सन 1935 में दिया था। इसमें होता क्या है, इसमें कुल
कार्डों की संख्या बताई गई है। इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं, जिसमें से 30 कार्ड जो होते हैं कलरफुल होते हैं और एक जो होता है एकदम सादा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इसमें बताया गया है। इस परीक्षण पर 10 कार्डों पर पुरुषों से संबंधित और 10 कार्डों महिलाओं से संबंधित व 10 कार्डों पर दोनों के चित्र बने होते हैं। ठीक है, 30 कार्ड होते हैं, जिसमें से 10 पर महिलाओं से संबंधित कुछ चीजें बनी होती हैं, 10 पर पुरुष से संबंधित कुछ चीजें बनी होती हैं, 10 पर महिला और पुरुष दोनों से संबंधित कुछ चीजें बनी होती हैं, और एक जो आपका कार्ड होता है वो एकदम खाली होता है। यानी 10 पर केवल महिला होती है, 10 पर पुरुष के बारे में कुछ दिया होता है, और 10 पर महिला पुरुष दोनों के बारे में दिया होता है, और एक आपका क्या होता है, खाली कार्ड होता है। ठीक है, बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। कम से कम 10 कार्डों पर कहानी लिखवाई जाती है। समझ में आ गया? बालकों को एक चित्र दिखाया जाता है, जैसे 10 कार्ड हैं, एक पर महिला का चित्र दिया है, एक पर पुरुष का चित्र दिया गया है, तो उस जो चित्र में क्या दिया गया है, कैसे दिया गया है, किस बात के बारे में कहा गया है, किस स्टोरी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, उसके बारे में लिखने को दिया जाता है। ठीक है, इस परीक्षण में 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो टेस्ट होता है ये 14 वर्ष से जो ज़्यादा वाले यानी 14 प्लस आयु वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए किया जाता है। भाई छोटा बच्चा किसी कार्ड को देखकर इतना तो बता नहीं पाएगा कि ये तो बता देगा ये कौन है, ये कहेगा एक औरत बनी हुई है, ये पेड़ है, ये कौवा है, या कुछ भी इस तरीके से बता सकता है। लेकिन आप कहो कि उसके बारे में वो कुछ निबंध लिखे या उसके बारे में कुछ स्टोरी लिख दे तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये 14 से ज़्यादा वर्ष के जो बच्चे होते हैं, यानी 15 साल, 16 साल, 17 साल, इस उम्र के बच्चों को ये टेस्ट टेस्ट दिया जाता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति की रुचियां, इच्छाओं व आवश्यकताओं की जानकारी होती है। यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति की क्या, इसको इसमें क्या इंटरेस्ट मिला, क्या इच्छा मिली, क्या आवश्यकताएं हैं, इनकी सभी जानकारी इसमें होती है। समझ में आ गया? अब सेकंड टेस्ट है कैट, जिसे हम कहते हैं चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट। ठीक है, यानी बाल समप्रत्यक्ष परीक्षण। चलिए देखते हैं इसके बारे में, ये क्या होता है। तो बाल समप्रत्यक्ष परीक्षण को किसने दिया था? इसके प्रतिपादन थे लियोपोल्ड बेलॉक। ठीक है, 1948 में इन्होंने दिया था। विकास में इनका योगदान क्या रहा? डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस का। इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है? 10। टैट में आपने क्या पढ़ा? कार्ड की संख्या होती है 31, और इसमें कितने कार्ड की संख्या होती है? कैट में 10। चलिए देखते हैं इस कार्ड में क्या क्या होता है। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र बने होते हैं, यानी 10 कार्ड होते हैं और 10 पर जानवर के चित्र बने होते हैं। बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। इस परीक्षण में 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए उपयोग होती है, यानी ये परीक्षण जो होता है 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है ये टेस्ट। ठीक है, इससे पता चलता है कि बालक किस बुद्धि का है। आगे है, नेक्स्ट है IBT। ये थर्ड टेस्ट है आपका, जिसे हम इंक ब्लॉट टेस्ट कहते हैं। ये क्या होता है? इसको हम हिंदी में कहते हैं रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण। ये सभी परीक्षण आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक परीक्षण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक को रट लो। सभी परीक्षण सही से सुनिए, वीडियो को स्किप मत करिए, ध्यान से सुनिए, और सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से लेकर आपके टेट और सुपर टेट तक। ठीक है, तो देखिए प्रतिपादक इसके कौन थे? हरमन रोशा। हरमन रोशा ने अपने खुद ही नाम पर ये टेस्ट दिया था, रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण। कब दिया था? 1921 में। इसमें भी आपके क्या हैं? 10 कार्ड हैं। आपने क्या पढ़ा? केवल टैट में आपने पढ़ा 31 कार्ड हैं, फिर कैट में आपने पढ़ा 10 कार्ड हैं, अब IBT यानी इंक ब्लॉट टेस्ट में आप पढ़ रहे हो 10 हैं कार्ड। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में क्या होता है। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर स्याही के धब्बे बने होते हैं। कैसे धब्बे बने होते हैं? स्याही के। ठीक है, 5 कार्डों पर काले व सफेद तथा बाकी 5 विभिन्न रंगों के धब्बे बने होते हैं। यानी 5 कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें केवल काले और सफेद धब्बे होते हैं, 5 कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें कलरफुल होते हैं, कोई भी कलर हो सकता है। ठीक है, बालकों को आकृति दिखाकर उसके बारे में पूछा जाता है। यानी वो जो धब्बे पड़े होते हैं उसमें जो आकृति, कुछ ना कुछ आकृति, जैसे मान लो एक मैंने यहाँ पे जैसे कि कोई जानवर है, इस तरीके से उस जानवर पे धब्बे पड़े होते हैं, तो उसमें आकृति दिखा करके पूछा जाता है कि कौन सा ये जानवर है। ठीक है, फिर क्या है, इसमें बालकों के क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञात्मक परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किस परीक्षण में, किस टेस्ट में बच्चों के क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक परीक्षण लिया जाता है, तो वो आपका कौन सा है? रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
SCT यानी सेंटेंस्ड कॉम्प्लेंट टेस्ट, यानी वाक्य पूर्ति या शब्द वाक्य पूर्ति परीक्षण भी हम इसे कहते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? पाइन एंड टेंडलर जी हैं। ठीक है, पाइन एंड टेंडलर जी हैं। इन्होंने इस टेस्ट को 1930 में दिया था। इनमें जो विकास की योग्यता थी वो रोटर्स की थी। उदाहरण है, मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरे माता पिता मुझे देते हैं। क्या देते हैं माता पिता? टॉफी देते हैं, या आशीर्वाद देते हैं, या बहुत सारा प्यार देते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें बच्चे को फील करना होता है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं वाक्य पूर्ति परीक्षण। यहीं से आप समझ गए होंगे कि एक वाक्य दिया होता है, जैसे आप लिखते हो ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आप जब छोटे बच्चे होंगे या आपने बच्चों की बुक देखी होगी, जब भी टॉपिक खत्म होता है वहाँ उस टॉपिक के बाद प्रश्न उत्तर का एक कॉलम होता है जहाँ पे प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर लिखने होते हैं। दूसरा कॉलम आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करने पर लिखा होता है, यानी खाली पदों को भरना होता है वहाँ पे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि क्या है कि खाली पदों को भरना है, खाली वाक्य को पूरा करना होता है। यहाँ पे कई सारे ऐसे ही सेंटेंस दे दिए जाते हैं और बीच में जो आपका ये खाली जगह होती है, इसमें आपको उस सेंटेंस को पूरा करना होता है जो आपकी समझ में आए। अब जैसे यहाँ पर बच्चे को दे दिया, मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरे माता पिता मुझे देते हैं। बहुत से बच्चे कह दिया जाता है, आप कब खुश होते हो? जब आपके माता पिता आपको कुछ देते हैं। बहुत से बच्चे लिखेंगे जब मुझे टॉफ़ी देते हैं, कुछ बच्चे लिखेंगे जब मुझे प्यार देते हैं, कुछ बच्चे लिखेंगे जब मुझे आशीर्वाद देते हैं, कुछ बच्चे लिखेंगे जब मुझे घुमाने ले जाते हैं, है ना। इस तरीके से कई सारे बच्चे यहाँ पर अपने अपने यहाँ पर रुचियाँ होंगी उनको यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके परीक्षण। लास्ट है स्वतंत्र शब्द साक्षर परीक्षण। ये जो है एक तरीके का मनोविश्लेषणात्मक विधि है। इसको भी सिगमंड फ्राइड जी ने दिया है। ठीक है, सॉरी, इसको फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है। ये मनोविश्लेषणात्मक विधि है, इसको फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है। कब दिया था? 1879 में। और इसका सहयोग विलियम वुंट ने किया, यानी विलियम वुंट ने इनका साथ दिया। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, यानी आपको पता है आपके बाल विकास में 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपके 30 प्रश्न जो होते हैं 1 नंबर का होता है और 2 प्रश्न और आपके 10 प्रश्न जो होते हैं 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, ये देखिए 2-2 नंबर लिखा हुआ भी हुआ है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन कीजिए। सिर्फ और सिर्फ वंशानुक्रम के नियमों को पूछा गया है, लेकिन आप थोड़ा सा वंशानुक्रम की डिफिनेशन बताएंगे, फिर उसके नियमों को बताएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, देखिए वंशानुक्रम के नियम, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर है ये है 40। ठीक है, 30 नहीं है, 40 है, यानी लास्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न पत्र का। तो वंशानुक्रम के नियम, तो सबसे पहले हम वंशानुक्रम के बारे में जानते हैं। वंशानुक्रम को हम अगर इस तरीके से पूछा जाए कि आनुवंशिकता क्या होती है, बात वही है। आप वंशानुक्रम कहो या आनुवंशिकता कहो, बात एक ही है, या वंशानुगत कहो। पैदा हुआ बालक जो अपने पूर्वजों के शारीरिक व मानसिक गुण प्राप्त करता है, वह गुण वंशानुगत या आनुवंशिक गुण होते हैं। यानी जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय वो अपने पूर्वजों, यानी दादा दादी, परदादा, चाचा चाची जो भी हैं, ठीक है, या बड़े पापा बड़ी मम्मी, यानी अपने पूर्वजों दादा दादी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बालक जो अपने पूर्वजों के शारीरिक व मानसिक गुण, जैसे कि जब भी कोई बच्चा होता है तो आपने देखा होगा जो घर मम्मी लोग होती हैं वो कंपेयर करने लगती है कि इसकी नाक जो है पापा को पड़ी है, इसकी जो लिप्स हैं वो भाई को पड़े हैं ना, इस तरीके से इसका कलर दादा पे गया है ना, इस तरीके से। तो जो शारीरिक व मानसिक गुण, कभी जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो कहते नहीं बहुत तेज है पढ़ने में, एकदम अपने चाचा पे गया है ना, इस तरीके से। तो पैदा हुआ बालक जो अपने पूर्वजों के शारीरिक व मानसिक गुण प्राप्त करता है, वही गुण वंशानुक्रम या आनुवंशिक गुण कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा आप डेफिनेशन देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, परिभाषा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे अगर, फिर क्या है, आप देखिए एक मैंने परिभाषा भी यहाँ पे ऐड कर दी। आप इस तरीके से लिखेंगे तो बहुत अच्छी आपकी कॉपी लगेगी। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक व मानसिक गुणों का संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। हस्तांतरण यानी कन्वर्ट होना, उसके अंदर आ जाना माता पिता की या तो फिर शारीरिक गुण या फिर मानसिक गुण। ठीक है, गुणों का संतान में हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आनुवंशिकता का नियम। आपसे वंशानुक्रम का नियम यानी आनुवंशिकता का नियम पूछा है। अब हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे वंशानुक्रम, फिर ऑब्लिक करके आनुवंशिकता का नियम। पहला है समानता का नियम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी हैं। ठीक है, समानता का नियम,
जो विशेषता माता पिता में गुण है वही बच्चों में गुण समानता का नियम है। यानी जो विशेषताएं माता पिता में हैं वही बच्चों में वही गुण आ जाएं तो वो क्या कहलाता है, समानता का नियम कहलाता है। जैसे माता पिता आपके गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा हुआ तो ये क्या हुआ, समानता का नियम। ठीक है, नेक्स्ट है विभिन्नता का नियम। यानी विभिन्नता का नियम यानी अलग अलग क्या है इसमें, माता पिता के कुछ भिन्न भिन्न संतान भिन्नता का नियम। यानी माता पिता के कुछ अलग अलग जो संतान होते हैं, जैसे मान लो माता पिता गोरे हैं आपके और बेटा आपका कैसा हो गया, काला हो गया, तो ये हो गया भिन्नता का नियम। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम में क्या है, माता पिता के ठीक विपरीत संतान के प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। ठीक है, यानी माता पिता के ठीक विपरीत हो जाना, यानी माता पिता से बिल्कुल अलग हो जाना, उल्टा हो जाना। जैसे आपके माता पिता पढ़ने में बहुत तेज हैं, ठीक है, आपके माता पिता क्या हैं, उनकी बुद्धि जो है, बुद्धि लब्धि बहुत, उनकी IQ बहुत तेज है और बच्चा मंद बुद्धि का हुआ है, तो वो क्या हो गया, प्रत्यागमन का नियम हो गया। और विभिन्नता के नियम में क्या है, विभिन्नता के नियम में कुछ नियम बदल जाना। ठीक है, कुछ चीजें बदल जाना, माता पिता से मैच ना करना, कुछ चीजों को बताया गया है ना, सभी नहीं कहा गया है कि कुछ चीजों को कहा गया है। ठीक है, और प्रत्यागमन में मतलब ये है कि माता पिता से बिल्कुल विपरीत हो जाना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रत्यागमन का नियम कहला दिया। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, बुद्धिमान माता पिता यानी कि इंटेलिजेंट माता पिता का जड़ मूर्ख बुद्धि बालक पैदा होना, एकदम मूर्ख बालक पैदा हो जाना। ठीक है, तो ये क्या है, आपके प्रत्यागमन के नियम है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपका जो 9 मई 2022 का जो आपका पेपर हुआ था वो मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है। ठीक है, इसी तरीके से मैं डेली आपके जितने भी पेपर हैं बाल विकास के अभी तक हुए हैं उनको सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए और आप चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको इसी तरीके से सारी वीडियो मिलती रहेंगी। आप नेक्स्ट आपकी कल जो वीडियो होगी वो भी आपको प्रश्न पत्र ही सॉल्व कराएंगे। प्रश्न पत्र सॉल्व कराने से ये होता है आप सीख भी जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपको ये भी पता चल जाएगा किस तरीके से हमें कॉपी लिखनी है, कितना हमें आंसर्स लिखना है। ठीक है, तो ये भी आपको जानकारी होती रहेगी और इसके साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, आपको अच्छे से तैयारी भी उनकी हो जाएगी और साथ साथ आपकी प्रिपरेशन भी होती रहेगी, प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी। तो आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत सारे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, ये जितनी भी पिछली वीडियो है बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसी लगी ये वाली वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको समझ में आया कि नहीं ये भी ज़रूर लिखिएगा। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।